हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो के थ्रू फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स को कवर कराऊंगी एक शॉर्ट वीडियो में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रिविजन। इसलिए इस वीडियो के थ्रू आपको मैं शॉर्ट टाइम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज़ करा दूँगी। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, चालू करते हैं। सो जो टॉपिक मैं आज आपको रिवाइज़ कराऊँगी वो इंटीरियर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, earthquake and volcanism, continental and ocean plate and rock system। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए पूरी एनसीईआरटी लेके बैठाऊँगी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, देख सकते हैं आप। और इस शॉर्ट नोट्स की हेल्प से मैं आपको ये पूरा टॉपिक सब रिवाइज कराऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ से। तो हमारा जो अर्थ है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले हमें ये नहीं पता था कि अर्थ के अंदर क्या है। पहले क्या, अभी भी हमें नहीं पता कि अर्थ के अंदर क्या है। अब कुछ एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट अभी तक ये भी चीज़ कंफर्म नहीं बोल सकते कि ऐसा ही है। इसलिए जब हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास दो होती है, एक तो डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। अब जो डायरेक्ट सोर्स है हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए वो है माइनिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, और जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो है मीटियोर, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड सिस्मिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक। अब जो माइनिंग है, अगर आपको लगता है कि अर्थ के हम कितना अंदर तक माइन कर सकते हैं, तो सबसे जो डीपेस्ट माइनिंग हुई है वो अराउंड 12 किलोमीटर हुई है, जो कि अभी कुछ भी डेप्थ नहीं है हमारे अर्थ का। हमारा अर्थ जो है वो टोटली 6300 किलोमीटर डीप है। तो हमने बस 12 किलोमीटर हम लोग ड्रिलिंग करके पहुंच सके। तो इसकी हेल्प से हम उतना ज़्यादा नहीं जा सकते कि एकदम कोर में क्या है। तो माइनिंग में यही चीज़ है कि गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका 3 to 4 किलोमीटर हमने डिग किया है। डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है ताकि हम लोग जान सकें। इंटरनेशनल ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं एंड पोलर आर्टिक ओशन भी है। अब इनडायरेक्ट सोर्स की बात की जाए तो मीटियोर्स होते हैं। मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर स्टोन्स होते हैं या फिर जो आउटसाइड ऑफ अर्थ, जैसे कि हमारे स्पेस में जो प्रेजेंट होते हैं, वो उससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि वो हो सकता है कि अर्थ का भी स्ट्रक्चर जो हो उनसे सिमिलर हो। क्योंकि ये इनडायरेक्ट सोर्स इसलिए हुआ क्योंकि ये हमें डायरेक्ट अर्थ पे से नहीं मिल रहा है, ये हमें कहीं और से मिल रहा है। फिर ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड सिस्मिक एक्टिविटीज़ भी हमारे इनडायरेक्ट सोर्स होती है, जो कि हमें परफेक्टली नहीं बताती, बट उनके थ्रू हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि ऐसा इनकी नेचर में चेंज है, इसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। और वैसे एक होता है अर्थक्वेक। तो अब अर्थक्वेक को हम डीप में स्टडी करना चाह रहे हैं। सो अर्थक्वेक क्या होता है? एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फॉल्ट ऑफ क्रस्टल रॉक्स। अब जो अर्थक्वेक तो सब जानते ही होंगे, अर्थक्वेक के बारे में सुना ही होगा सबने। अर्थक्वेक क्या होती है? जो हमारा अर्थ होता है उसके जो रॉक्स होते हैं, उसके जो रॉक्स होते हैं वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, वो हमारे अर्थक्वेक कहलाते हैं। सपोज़ ये हमारा अर्थ हो गया, तो यहाँ जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है कोई, उसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको बोल देंगे हम लोग फोकस बोलेंगे या फिर बोलेंगे हाइपोसेंटर। ओके, so the point from where the energy is released is called the focus of earthquake। so जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग फोकस बोल देते हैं। सपोज ये हो गया हमारा अर्थ। अब जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है इस पॉइंट को हम बोल देंगे फोकस या फिर हाइपोसेंटर। एंड एनर्जी वेव्स ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीचेज द सरफेस। द पॉइंट ऑन सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अब जो फोकस सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। ओके, तब तक आपको ये क्लियर हो कि अर्थक्वेक क्या होती है? कि एनर्जी जो हमारे क्रस्टल रॉक से रिलीज होती है वो होती है, जो पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है उसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं, और जो एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट होता है हमारे फोकस से उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। अब लिथोस्फीयर, पोर्शन ऑफ डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है ये सब मैं आपको भी आगे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, किस लेयर को क्या बोलते हैं, कितनी डेप्थ तक की कौन सी लेयर होती है। और जो सिस्मोग्राफ है वो क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग अर्थक्वेक मेजर कर सकते हैं। ओके, अर्थक्वेक वेव्स। अब जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है बॉडी वेव और एक होती है सरफेस वेव।
अब जो बॉडी वेव्स है, जैसे कि अब उसका नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, वो बॉडी पे ट्रैवल करती है अर्थक्वेक के। अब अर्थक्वेक की बॉडी क्या हुई, सपोज ये हमारा अर्थक्वेक हुआ तो इसकी बॉडी ये वाला पोर्शन हो गया, ये उसकी बॉडी हो गई, और जो ये ऊपर का पोर्शन हो चुका है ये हो जाएगा उसका सरफेस। ओके, generated due to release of energy at the focus and is made in all direction traveling through the body of earth। अब जो ये है, ये फोकस से रिलीज है, यहाँ से एनर्जी होती है उसके सारे डायरेक्शन में जाती है, उसको हम लोग बॉडी वेव्स बोलते हैं। अब बॉडी वेव्स में भी दो टाइप होते हैं, एक पी वेव जिसको प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं, और एस वेव जिसको हम सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। अब सरफेस वेव्स के बारे में जानते हैं। सरफेस वेव्स कहाँ पे इंटरेक्ट करती है, सरफेस ऑफ रॉक पे इंटरेक्ट करती है, जो कि अर्थ का सरफेस होता है। अब इसमें भी दो टाइप है, एक हो गया हमारा एल वेव और दूसरा हो गया हमारा आर वेव। तो इतना आपको मैं सोच रही हूँ कि क्लियर होगा, कि एक बार शॉर्ट में फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हम अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे पास दो सोर्स हैं, एक हो गया डायरेक्ट सोर्स और एक हो गया इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में माइनिंग आ गई, ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ आ गई। इनडायरेक्ट सोर्स में मीटियोर, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड सिस्मिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक आ गई। अब अर्थक्वेक को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि एक मेजर फिनोमिना है हमारे अर्थ पे जो होता है। अब अर्थक्वेक क्या होगी, अर्थक्वेक वो होगी एनर्जी जो रिलीज़ होती है हमारे अर्थ के क्रस्ट से। अब जहाँ से एनर्जी, जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लोग फोकस बोल देते हैं, फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं, और जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है हमारे फोकस या हाइपोसेंटर से उसको हम एपिसेंटर बोल देते हैं। अब लिथोस्फीयर ये मैं आपको आगे बताऊंगी और डिटेल में, बट जो हमारे 200 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी थोड़ी देर में। और एक सिस्मोग्राफ के बारे में हमने जाना, जो कि होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें अर्थक्वेक मेजर करने में हेल्प करता है। यहाँ तक होपफुली आप सबको सब कुछ क्लियर है। अब अर्थक्वेक वेव्स की बात की हमने, उसके बाद अर्थक्वेक वेव्स दो टाइप की होती है, एक बॉडी वेव और एक सरफेस वेव। जो बॉडी वेव्स हैं वो अर्थ की बॉडी पे ट्रैवल करती है और ये सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, और जो सरफेस वेव्स है वो उसके सरफेस पे ट्रैवल करती है। अब ये जो बॉडी वेव्स है, सपोज ये हमारा अर्थ हो गया, इधर से कोई वेव्स निकली, ये अभी तक बॉडी वेव है। जब ये जाके सरफेस से इंटरेक्ट करेगी या फिर यहाँ से जो पास ऑन होगी, ये हो जाएगी हमारी सरफेस वेव और ये हो जाएगी बॉडी वेव। अब बॉडी वेव्स में दो टाइप है, एक पी वेव हो गया और एक एस वेव हो गया। पी वेव को हम प्राइमरी वेव बोलते हैं, जो कि फास्टर होती है, पहली अराइव करती है, और ये सिमिलर टू साउंड वेव्स होती है। अब सिमिलर टू साउंड वेव्स का क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स ट्रैवल करती है उसी तरह हमारी बॉडी पी वेव्स भी ट्रैवल करती है। पी वेव्स हमारे तीनों मीडियम से ट्रैवल करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पी वेव्स गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में ट्रैवल करती है। सबसे ज़्यादा स्पीड उसकी गैस में होती है क्योंकि वहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल दूर दूर होता है, इसकी वजह से ज़्यादा फास्ट गैस में ट्रैवल करती है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। फिर हमारी एस वेव आ गई, एस वेव से सॉलिड में ट्रैवल करती है, ये मोर डिस्ट्रक्टेबल भी मानी जाती है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक और कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर करवाती है। एल वेव्स मतलब कि लव वेव्स हो गई और आर वेव्स हो गई रेले वेव्स। अब इन दोनों के बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बनाऊंगी, जब मैं एक सेपरेटली अर्थक्वेक पे वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में एक शॉट में कंप्लीट करेंगे। अब प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स की बात करें तो पी वेव्स होती है जो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल करती है, और जो एस वेव है वो परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। सपोज अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर ये मेरा सरफेस है, ठीक है, अगर इसका वेव अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो हमारी जो पी वेव्स है वो भी इसी डायरेक्शन में इसके साथ ही चलेगी, बट हमारी जो एस वेव है उसके परपेंडिकुलर चलेगी। तो अगर ये ऐसे चल रही है तो ये ऐसे चलेगी क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये सेम डायरेक्शन में हमारी पी वेव्स चलेगी। अब इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन, तो ये शैडो जोन क्या होता है, जो भी हमारे अर्थ है उसमें जब पी वेव्स और एस वेव ट्रैवल करती हैं तो वो कुछ, अब जैसे हमने देखा कि एस वेव से सॉलिड मीडियम से ट्रैवल करती है। अब हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को जब देखा गया तो जब पी वेव्स और एस वेव को भेजा गया अर्थ पे, देखा गया कि एस वेव ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ट्रैवल नहीं करती। इसका मतलब वहाँ पे मे बी गैस प्रेजेंट हो और लिक्विड प्रेजेंट हो। तो इससे हमें उसके शैडो जोन के बारे में पता चलता है।
सो सबसे पहले हम लोग पी वेव का शैडो जोन देखते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि पी वेव्स हमारे सब मीडियम से ट्रैवल करती है, राइट। तो ये जब ट्रैवल करती है तो ये, अब ये तो सॉलिड है ना। अब हमारा जो कोर होता है वो किसका बना होता है, वो लिक्विड का बना होता है। हमारा जो कोर है वो लिक्विड उसमें प्रेजेंट है। इसकी वजह से जो अब यहाँ जब ये अपना वेव्स जो अपना सरफेस चेंज करती है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो जो वेव्स ऐसे जा रही थी वो अपना डायरेक्शन चेंज करेंगी और ऐसे हो जाएंगे, फिर लिक्विड में ट्रैवल करेगी, फिर जब वापस सॉलिड में जाएंगी तो फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। ये जो भी साइंस के बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा रेफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के बारे में, कि वेव्स कैसे अपना मीडियम चेंज करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम। ओके, अब जब एस वेव की बात की जाए तो जहाँ से ही हमारा ये देखिए कोर हमारा लिक्विड है, जहाँ से ही लिक्विड चालू हो जाएगा उसके बाद तो वेव्स एंटर कर ही नहीं सकती, क्योंकि एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। इसकी वजह से जो एस वेव का शैडो जोन है 103 से 103 तक होता है, और जो पी वेव का होता है वो होता है 103 से 142, बोथ दी डायरेक्शन। तो ऐसा देखा जा सकता है कि जो हमारे एस वेव है उसका शैडो जोन ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू पी वेव्स। अब टाइप ऑफ अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। तो अर्थक्वेक के टाइप क्या क्या हैं। अर्थक्वेक के टाइप हैं, एक हो गई टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक एंड इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। जो टेक्टोनिक होती है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या, जो हमारे रॉक्स के मूवमेंट होता है उसके थ्रू जो एक्टिविटीज़ होती है उसके थ्रू हमारे जो अर्थक्वेक आती है उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। और वॉल्केनिक, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा रिलीज़ होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से रॉक्स हिलती है, इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है, उसको हम वॉल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। कोलैप्स अर्थक्वेक जैसे कोई बहुत इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकती है। एक्सप्लोसिव, जैसे ही कोई एक्सप्लोजन होता है तो शेकिंग ऑफ द रॉक्स या फिर सरफेस की वजह से अर्थक्वेक आता है। ये हमने देखा है कि न्यूक्लियर डिवाइस में होता है और केमिकल एक्सप्लोड किया जाता है तब एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक देखा जाता है। और इंड्यूस, ये जब लार्ज रिजर्वायर्स की वजह से जो अर्थक्वेक आता है वो। अब मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैं चाहती हूँ कि आप अभी याद कर लें कि मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक हम कैसे करते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड स्केल होता है वो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग वो मेजर करता है और इसको बोलते हैं हम रिक्टर स्केल। ओके, मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ कि मैग्नीट्यूड स्केल हमारा क्या मेजर करता है। रिक्टर स्केल हमारा मैग्नीट्यूड मेजर करता है और इंटेंसिटी हमारा मर्सिली स्केल मेजर करता है। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना कि M फॉर मैग्नीट्यूड एंड R फॉर रिचर। मैग्नीट्यूड और मर्सिली साथ में नहीं आएगा, MM, ये ध्यान रखना। और इसका जो नंबर होता है वो 0 to 10 होता है। और जो इंटेंसिटी मेजर करता है वो होता है मर्सिली, I मर्सिली इंटेंसिटी, थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है, और वो 1 to 12 उनकी यूनिट्स होता है। ओके, सो हियर हम लोग अर्थक्वेक को कंप्लीट करते हैं। एक और मैं आपको वीडियो लेके आऊँगी जिसमें अर्थक्वेक हम और डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से आंसर्स के साथ, कि मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो किस टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और उसको कैसे आंसर करेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, डायग्राम, उन सब के साथ उनके स्ट्रक्चर, अर्थ में कहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, इंडिया में कौन कौन से एरियाज़ हैं, ताकि आपका मेंस आंसर रेडी हो जाए। बट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ NCERT कवर कर रहे हैं, जो NCERT के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लस थोड़े एडिशनल पॉइंट्स भी इसमें हमने वीडियो में ऐड किए हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात किया जाए तो अब हमने ये एक्टिविटी से हमें ये तो पता चल गया कि कुछ तो उसमें सॉलिड है, कुछ तो लिक्विड है अर्थ में। तो यही सबसे हमें पता चला कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अर्थ जो हमारी है उसको हमने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। सो जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर होगा उसमें होंगे 3 पार्ट्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर सबसे डीपेस्ट होता है, क्रस्ट ऊपर होता है। अब जो हमारा माउंटेन वाला एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है कंपेयर टू ओशनिक एरिया।
ओके। अब ये हमारा माउंटेन वाला जो एरिया हो गया सपोज, एंड जो ओशन वाला हो गया, तो जो ओशन बेड होता है वो बेसाल्ट रॉक का बना होता है, और जो माउंटेन्स होता है वो एंड्रीसाइटिक रॉक्स के बना होता है। और इन दोनों का जो क्रस्ट का डीप डाउन लेयर होती है वो दोनों में, ओशन में भी और रॉक्स में भी गैप रॉक की बनी होती है। अब इसको और डिटेल में देखते हैं कि और बीच बीच में क्या लेयर्स है, क्या डिसकॉन्टिन्यूटीज़ है, ये सभी हम लोग कवर करेंगे। सो ये मैंने एक अर्थ के स्ट्रक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर का एक इमेज लिया है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ कि अर्थ का इंटीरियर कैसे होता है। ये आप देख सकते हैं, ये ओशन दिखाया गया है ब्लू से, और ये हमारा माउंटेन दिखाया गया है। अब क्रस्ट जो होता है वो 5 to 70 किलोमीटर थिक होता है। अब जहाँ ओशन है वहाँ पे सिर्फ 30 किलोमीटर तक उसकी थिकनेस होती है, 5 to 30 किलोमीटर, और जहाँ माउंटेन्स है वहाँ पे उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। ओशन हमें, क्योंकि माउंटेन हमें बड़े दिखते हैं कंपेयर टू ओशन, इसकी वजह से क्रस्ट में थिकनेस की डिफरेंस होती है ओशन और रॉक्स में। फिर लिथोस्फीयर आता है। फिर क्रस्ट जो होता है वो हमारा डिवाइड कर देते हैं अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। उसके बाद हमारे पास एस्थिनोस्फीयर आता है। मैं अभी बता रही हूँ, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, बस एक बार मैं आपको एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। एक मेंटल होता है, एक आउटर कोर होता है, और एक इनर कोर होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। तो जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वो दो टाइप में डिवाइडेड है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होता है ओशनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी एवरेज थिकनेस 30 किलोमीटर है, और जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर है। जो डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो इसका मेजॉरिटी वो ग्रेनाइटिक रॉक से बना होता है, और सम पार्ट उसके एंड्रीसाइटिक होता है। ये लाइटर रॉक्स होती है, लेस डेंस होती है, और हार्डर रॉक होती है। और ओशन, हमारे ओशन की डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब देखो, जैसे कि अर्थ की बात किया जाए तो अर्थ का जो ऊपर का लेयर होता है उसको हमने क्रस्ट बोला, राइट। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। जो अर्थ की ऊपर की लेयर है उसको हमने क्रस्ट बोल दिया। अब जो क्रस्ट है वो डिवाइडेड है दो टाइप में, एक हो गई कॉन्टिनेंटल, एक हो गई ओशनिक। अब जहाँ जहाँ माउंटेन्स प्रेजेंट है वो तो हमें दिख ही रहा है कि वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होगी कम क्रस्ट की, है ना। ये हो गई उसकी थिकनेस, यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि माउंटेन्स की लेंथ होती है, और कंपेयर टू ओशन जहाँ पे थिकनेस कम होती है। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि कॉन्टिनेंटल में थिकनेस 30 किलोमीटर तक होती है और ओशन में थिकनेस 5 किलोमीटर तक होती है। अब यह मैंने अच्छे से एक डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आपको मैं ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, पहले ये वाला कर लेते हैं। तो ये हमारे अर्थ का दिखा दिया है, यहाँ पे 30 किलोमीटर तक की थिकनेस होगी क्रस्ट पे। उसके बाद आता है, क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है वो होती है मेंटल। सो अब मेंटल जो हमारा है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर मेंटल, मिडल मेंटल एंड लोअर मेंटल। अब जो अपर मेंटल है और क्रस्ट है वो दोनों मिलकर हमारा बनाते हैं लिथोस्फीयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दें प्लीज़, कि जो हमारा अर्थ है, जो क्रस्ट है, इसमें हमने कॉन्टिनेंटल और ओशनिक तो पढ़ लिया। अब जो मेंटल की बात करते हैं तो क्रस्ट का, और मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल 3 में डिवाइडेड है, अपर, मिडल एंड लोअर। अब जो क्रस्ट है प्लस अपर मेंटल, ये हमारे क्या बना देते हैं, लिथोस्फीयर बनाता है। और लिथोस्फीयर क्या होता है, अपर लेयर अप टू 200 किलोमीटर से, जो हमें अपनी डेफिनेशन में दिक्कत है। अब जो मिडिल पार्ट है वो बनाता है एस्थिनोस्फीयर। अब एस्थिनोस्फीयर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सेमी लिक्विड लेयर है हमारे अर्थ की, और यही एस्थिनोस्फीयर है जहाँ से मैग्मा रिलीज होता है और एक्टिविटीज़ होती हैं। यही एस्थिनोस्फीयर है जिसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट इस शेप के हैं, हमारा अर्थ इस शेप का है, सॉरी हमारे कंट्रीज इस शेप की है, उसका सब रीज़न है एस्थिनोस्फीयर। फिर लोअर मेंटल आ जाता है मेसोस्फीयर, और जो आउटर कोर और अब कोर में दो होते हैं, एक होता है आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर होता है वो तो हमारा लिक्विड होता है, बट जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है। कोई मुझे बता सकता है सॉलिड क्या होता है? सोचो 2 मिनट, चलो मैं बताती हूँ कि इनर कोर हमारा सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से जो हमारा कोर है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है।
अब यहाँ पे मैंने साइड में आपको सब थिकनेस भी दी हुई है, ये भी मैं चाहूँगी कि आप सब ध्यान दें। ये बहुत ज़्यादा ऐसे रटने का एकदम एग्जैक्ट नहीं ज़रूरत है, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर लिथोस्फीयर की बात करी तो वो अपर 200 किलोमीटर्स तक होगा, अगर मैं एस्थिनोस्फीयर की बात करी तो कहाँ तक होगा, और कोर हमारा डीप कितना है। ओके, अब डिसकंटिन्यूटी की बात करें। अब डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जो हमारा अर्थ है उसकी अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है हमारा। जैसे क्रस्ट हो गया, क्रस्ट में भी टाइप आ गए, कॉन्टिनेंटल आ गया, ओशन आ गया, मेंटल में टाइप आ गए, अपर लोअर मिडल, कोर में भी टाइप आ गए। इसकी वजह से अर्थ में डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है अर्थ में। जो अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच है उसको बोलते हैं कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अब जैसे ये आपको सपोज यहाँ पे मैंने एक और क्रस्ट की लेयर बनानी चाहिए थी मेरे को, ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो जो अपर और लोअर क्रस्ट की लेयर है उन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आएगी वो हो जाएगी कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होगी वो होती है मोहोजोइक डिसकंटिन्यूटी। अब जो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है जो यहाँ पे आएगी वो कौन सी आ जाएगी, वो मोहोजोइक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। अब मिडल मेंटल एंड इनर मेंटल के बीच में रैप्टी आ जाएगी। ये जो हमारा हो गया मिडल मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में हमारी जो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी वो रैप्टी आ जाएगी। ओके, फिर इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग, इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच में आ जाएगा हमारा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जो लास्ट है वो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आ जाएगा, वो हो जाएगा लेमन डिसकंटिन्यूटी। अब ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी का क्या ऑर्डर है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक दूँगी। CM राज इज़ आप ऐसे बोल सकते हैं ग्रेट लीडर। C से कॉनराड, M से मोहोजोइक, R से रैप्टी, G से गुटेनबर्ग और L से लेमन डिसकंटिन्यूटी। इससे आपको इजी रहेगा याद करने में। ओके क्लास, अब केमिकल कंपोजिशन की बात किया जाए। जो हमारा क्रस्ट होता है उसके कुछ लेयर्स बोलते हैं कि वो सियाल, सीमा और नीफे। ये क्या है, तो हमारा कॉन्टिनेंट है वो उसका माना जाता है कि वो सियाल से बना हुआ है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और जो हमारा ओशन का फ्लोर है वो किससे बना हुआ है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। और इसकी वजह से वो हेवियर और डेंसर है, उसकी वजह से वो नीचे भी है। और जो हमारा डेंसेस्ट कोर है वो नीफे से बना हुआ है, मतलब क्या हो गया, आयरन एंड निकल से बना हुआ है। यार हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कंप्लीट कर लिया। एक बार शॉर्ट में वापस मैं आपको ये रिवाइज करा देती हूँ सब क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में, और उसके बाद हम लोग अब ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। रिवीजन पे ध्यान दीजिए ताकि आप ये याद कर सके आराम से और इतना इसमें आपको टाइम ना लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। तो क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट थिनर कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पहला पॉइंट ये तो आप लोग को क्लियरली मैंने बताया था कि ओशन हमारा जो है उसकी थिकनेस कम होती है और जो कॉन्टिनेंट होता है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। ओशनिक क्रस्ट इज़ 5 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ 30 किलोमीटर। जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर तक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर तक है। डेंसिटी हमारी 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये किसकी बता रहा है, ओशनिक क्रस्ट की बता रहा है। और कॉन्टिनेंटल के बने अभी हमने देखी थी कितनी थी, नहीं ओके ये एवरेज बता रहा है, सॉरी ये एवरेज बता रहा है कि 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हमारी एवरेज डेंसिटी होगी। जो रॉक्स इसमें पाई जाती है वो बेसाल्ट है, और ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी यहाँ पे 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके लिखा हुआ है। ये एवरेज नहीं है, ये ओशन, ये कॉन्टिनेंट की है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये कॉन्टिनेंटल है। अब मेंटल की बात कीजिए तो जो मेंटल है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी से 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। अपर पोर्शन ऑफ मेंटल को हम एस्थिनोस्फीयर कहते हैं, जो कि सेमी लिक्विड इन नेचर होता है। ओके, सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड ऐसा बोलते हैं, सेमी लिक्विड नहीं सेमी सॉलिड। डेंसिटी इसकी 3.4 है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डीप जा रहे हैं हम लोग डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। क्रस्ट और अपर मेंटल हमारा बनाता है लिथोस्फीयर। कोर की बात की जाए तो कोर का डेप्थ होता है 2900 किलोमीटर। आउटर कोर हमारी लिक्विड स्टेट में होती है, वाइल इनर कोर हमारी सॉलिड स्टेट में होती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर।
और जो सेंटर होता है वो 6,300 किलोमीटर तक होता है और यहाँ पे डेंसिटी 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जो कि आप देख सकते हो कि डेंसिटी जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं डेंसिटी इंक्रीज होती है। जो कोर होता है वो 2 एलिमेंट से बना होता है, वो है निकल और आयरन। होपफुली इतना आपको क्लियर है सब कुछ इसमें क्या क्या है, और डिसकंटिन्यूटी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं वॉल्केनोस की। तो वॉल्केनो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखना, मैं आपको चाहूँगी कि आपको एक बार मैं शॉर्ट में बता दूँ कि वॉल्केनो होते क्या क्या है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं और उसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले वॉल्केनो क्या है? प्लेस वेयर गैसेस एंड एशेस एंड मॉल्टन रॉक्स मटेरियल्स जैसे लावा आर एस्केप टू ग्राउंड। अब वॉल्केनो क्या होते हैं? हमने देखे होंगे कि माउंटेन जहाँ से मैग्मा मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, ये भी बताती हूँ मैं आपको। जब हम लोग बात करते हैं वॉल्केनो की, तो जो वॉल्केनो होता है उसमें उसके अंदर से जब लिक्विड फॉर्म निकलता है, जब वो अंदर होता है उसको हम बोलते हैं मैग्मा, और जब वो हॉट सेमी लिक्विड सॉल्यूशन ही बोलो या फिर लावा बोलो, वो उसको जब वो निकल जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। ओके, टाइप ऑफ वॉल्केनो की बात कीजिए तो एक हो गया हमारा शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो, क्लेडर वॉल्केनो और फ्लड बसाल्ट प्रोविंस एंड मिड ओशनिक रीजन। टाइप ऑफ वॉल्केनो मैं चाहती हूँ आप याद कर लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने मेंस के क्वेश्चन में सीरीज में भी देखा और प्रीलिम्स में तो आते ही हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्केनो वाला टाइप। ओके, सो शील्ड वॉल्केनो लार्जेस्ट वॉल्केनो है। एग्जाम्पल्स का हवाई आ गया, बेसाल्ट वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड, नॉट स्टीप, बहुत फ्लूइड होता है इसकी वजह से स्टीप नहीं होता है, एक्सप्लोसिव व्हेन वाटर गेट्स इट, एंड सिंडर कोन डेवलप। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ आपको कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं इसके थ्रू आपको, कि जो हमारा शील्ड वॉल्केनो है, जो शील्ड वॉल्केनो है वो लार्जेस्ट वॉल्केनो जो पाया जाता है वो उसके एक टाइप होता है, उसको वो शील्ड वॉल्केनो होता है। अब इसमें जो मैग्मा निकलता है वो बसाल्टिक नेचर का होता है, बसाल्ट मतलब बेसिक नेचर का होता है, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है। जब ये हमारा सपोज ये हमारा वॉल्केनो हो गया, यहाँ से जब मैग्मा निकल रहा है ये इतना ज़्यादा फ्लूइड है कि ये सीधे नीचे निकल जाता है। इसकी वजह से इसकी जो स्लोप्स बनती है वो स्टीप नहीं बनती हैं, और जब इसके अंदर, वैसे तो ये कम एक्सप्लोसिव नेचर का है, बट जब इसके अंदर पानी चला जाए तब वो एक्सप्लोसिव हो जाता है। अब कंपोजिट वॉल्केनोस के बारे में, ये कूलर एंड विशियस लावा देन बसाल्ट, ये कूल और होते हैं कंपेयर टू बसाल्ट लावा। बसाल्ट लावा हमें शील्ड वॉल्केनो में देखा, याद रखना कि बसाल्टिक लावा हमने कौन सा वॉल्केनो में देखा। अब कंपोजिट वाले में एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है इसमें, अलॉन्ग विथ लावा pyroclastic material and ashes find the way to ground. This material accumulates in the vicinity of vent opening, leading to formation of layers. This makes mount appear as composite volcano. ये जो है इसको composite mount volcano की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब ये इसकी बात करा जा रहा है composite volcano की, इसके साथ बहुत सारे प्लास्टिक्स, पायरोप्लास्टिक मटेरियल्स, एशेस निकलते हैं, इसकी वजह से ये एक लेयर जैसे बना देते हैं, इसकी वजह से इसको कंपोजिट बोला गया क्योंकि यहाँ पे लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, क्लाइडर क्या होता है? मोस्ट एक्सप्लोसिव अर्थ वॉल्केनो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि सबसे अगर पूछा है कि सबसे एक्सप्लोसिव कौन सा है तो क्लाइडर याद रखना। ये आपको घुमा के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक 4-5 लाइन के क्वेश्चन दिया, उसमें एक वर्ड पर चेंज करके क्लाइडर की जगह शील्ड डाल दिया या फिर कंपोजिट डाल दिया, तो वो उस टाइम पे हमें अगर अच्छे से नहीं याद किया होगा तो वो क्लिक नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो बार बार देखिए, ये सीरीज़ फॉलो करें, अपनी NCERT फॉलो करें और जितना हो सके उतना रिवाइज करें, क्योंकि एक रिविजन ही है जो हमें ये UPSC की नैया में पार लगा सकता है। ओके, When they erupt, they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. जब वो इरप्ट करते हैं तो कोई टॉल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, वो खुद ही पे गिर जाते हैं। कोलैप्स डिप्रेशन पर क्लेडर। सपोज ये हमारा वॉल्केनो हो गया, जब ये इरप्ट कर रहे हैं तो ये अपने ऊपर ही गिर जाते हैं, इसकी वजह से डिप्रेशन टाइप फॉर्म कर देते हैं जिसको हम क्लेडर बोलते हैं। एक्सप्लोसिव इंडिकेट्स मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग हॉट। इसके जो एक्सप्लोसिवनेस है वो उसके मैग्मा पे डिपेंड करते हैं। ओके,
अब ये देखा हमने कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है और ये फ्लडर फॉर्म करते हैं। फ्लड बेसाल्ट हाईली फ्लूइड लॉन्ग डिस्टेंस थिक लावा फ्लो। ओके, जो फ्लड बेसाल्ट है इसका एक एग्जांपल हो सकता है, हमने जो डेक्कन प्लेट्यूज देखे वो एक एग्जांपल है फ्लड बेसाल्ट का। ओके, अब ये क्या होता है, ये हाईली फ्लूइड होता है। अब ये जब मैग्मा निकलते हैं, जो लावा निकलते हैं, ये ज़्यादा सरफेस एरिया तक चले जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा फ्लूइड होते हैं। द डेक्कन ट्राफ्ट फ्रॉम इंडिया प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र लार्जेस्ट फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। ओके, ये हमारा फ्लड बेसाल्ट का प्रोविंस हो गया। अब मिड ओशनिक रीजस, ये ओशनिक के रीजस में पाया जाता है। जो हमारा ओशन है अटलांटिक ओशन, उसके बीच में आप देखेंगे कि बहुत सारे वोल्केनोस इरप्ट हुए थे और उन्होंने मिड ओशनिक रीजस बनाए, जिसकी वजह से और जब आप ध्यान से मैप देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि हमारे जो मैप बनाते हैं ग्लोब का, उसमें बीच की लाइन जैसी होगी। मैं आपको अगले बार में ज़रूर दिखाऊंगी। और उस लाइन की वजह से वो हमारे को क्या रिप्रेजेंट करती है, मिड ओशनिक रीजस को रिप्रेजेंट करती है। अब कॉज ऑफ वॉल्केनिज्म। अब वॉल्केनिज्म तो ये तो देख लिया हमने क्या होता है, टाइप क्या होता है, तो क्यों होता है वो देखना चाहते हैं अब हम। कॉज ऑफ वॉल्केनिज्म, तो अर्थ क्या है, ये हमारा अर्थ का क्रस्ट हो गया, ये हो गया उसका मेंटल। ओके, जो अर्थ की लेयर है उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो कि अपने आप रिएक्ट कर सकें, राइट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दिखाया ना कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कैंसर होता है और बहुत हार्मफुल होते हैं नेचर में। सो उसकी वजह से वो हीट रिलीज़ करते हैं लार्ज अमाउंट में, और वो हीट जो होती है, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज़ करेंगे, तो अब जब हीट होगी, कोई भी सरफेस हीट होता है तो वो ऊपर जाता है। आपने देखा है जैसे भी आप दूध गर्म करते हैं या पानी गर्म करते हैं, जैसे वो भाप बनता है, वेपर बनता है, वो ऊपर जाता है। जैसे हीटिंग होगी तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी। अब जब ऊपर की तरफ मूवमेंट होती रहेगी तो यहाँ पे जो अर्थ की क्रस्ट है वहाँ पे फोर्स लगेगा। देखो जैसे ही हीटिंग हो रही है यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से क्रैक टाइप का डेवलप होगा। अब बार बार ऐसे हीटिंग कूलिंग होती रहेगी, अब ऊपर जाएगा तो कूल हो जाएगा, वापस आएगा, वापस से हीटिंग हो रही है, और वो जो हमारे जो ये क्रस्ट पे क्रैक बन रहा है वो और डीपन होता जाएगा। अब एक दिन क्या होगा, अब ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं, सॉरी कन्वेक्शन सेल बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूसली चालू रहता है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है वो पूरा टूट जाएगा और इसमें से लावा या मैग्मा बोलो तो मैग्मा वॉल्केनो में जाएगा, वो लावा के फॉर्म में अर्थ की सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो इस मेथड के थ्रू वॉल्केनिज्म। अब इंट्रिंसिक लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, जब अब लावा रिलीज होता है तो उसके अंदर बहुत सारे रॉक फॉर्म्स होते हैं जो फॉर्म हो जाते हैं, तो वो उनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो एक एग्जांपल हो गया उसका पैथोलिथ, जो कि इस टाइप का होता है, डी टाइप का आप बोल सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप याद कर लें कि कौन सी कैसे होता है। और ये कोल्ड पोर्शन होता है। अब जो अर्थ मैग्मा रिलीज़ होता है, लावा रिलीज़ होता है, तो ये सब स्ट्रक्चर अर्थ के वोल्केनो के अंदर बन जाते हैं, और विद टाइम जब सॉइल जो हमारा इरोड होता है उसके थ्रू हमें बाहर बाद में दिखते हैं। तो बैथोलिथ जो हो गया वो ऐसे डी शेप का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, लेकोलिथ होता है वो डी शेप होता है, बट इसमें एक कनेक्टिंग पाइप जैसी प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग लेकोलिथ बोल देते हैं। ये कर्नाटकल प्लेट्यू में पाई जाती है। अब लैपोलिथ क्या होता है, ये सॉसर शेप होता है। सॉसर शेप में आपने सॉस पैन देखा होगा, ये देखा होगा, इसकी शेप का जो होता है उसको लैपोलिथ बोलते हैं। सिल क्या होता है, वो स्लैंटिंग हॉरिजॉन्टल सिल या शीट टाइप का होता है, उसको सिल बोलते हैं। और फैकोलिथ होता है वो वेव लाइक होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे, उसको फैकोलिथ बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टली होता है, जब ये सिल हॉरिजॉन्टल होता है उसको तो सिल बोल दिया, अब जो वर्टिकल होता है उसको टाइप बोलते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये फ़ोटो आपको जीसी लियोंग में मिल जाएगी, वहाँ से मैंने ये निकाली है। फ़ोटो बहुत अच्छी है जिसमें सारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बताया गया। अब देखो जैसे यहाँ से मैग्मा निकलता है, अब ये अर्थ के अंदर ये स्ट्रक्चर है, विद टाइम इरोजन होगा और ये बाद में दिखना चालू हो जाएंगे। ओके।